आर ई अल्टरनेट वाई तो इतना अच्छा कॉम्प्रेस है वो। किसी को, जो बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, ठीक है, चैनी पान मसाला खाने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाता है, नहीं खुलता है, उन लोगों को अल्टरनेट अप्लाई कराएं। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उनको पिट ऑफ द स्टमक या पॉइंट नंबर 5 6 7 पर अप्लाई कराएं। किसी को सियाटिक सियाटिक प्रॉब्लम है, वहां पे अप्लाई कराएं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पॉइंट नंबर 17 18 पीछे जो सर्वाइकल रीजन होता है, ठीक है, उन सारी वर्टेब्रा पे अप्लाई कराएं अल्टरनेट करके, पहले आ रही फिर वाई। तो सब जगह इतना रिलैक्सेशन इफेक्ट आता है। दोनों मेडिसिन एक दूसरे के उल्टी हो गई, और एक तरीके से जैसे हॉट एंड कोल्ड बाथ, हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, दोनों से वहां पे रिलैक्सेशन जो है वो फील होता है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट, जो एक और डिजीज के बारे में मैं बताता हूँ आपको, डैंड्रफ। कई बार कई जगह इसको डर्मेटाइटिस भी जो है देखा गया है, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है कई बार इसमें, तो इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली जो, जब मैंने स्किन आपको बताया तो सिबिशियस ग्लैंड के बारे में बताया था, उस वहाँ से सीबम का सिक्रेशन होता है, जो फोलिकल्स के थ्रू जो डक्ट होती हैं, फोलिकुलर डक्ट होती है, वहाँ से वो सीबम बाहर निकलता है। तो सीबम के एक्सेस सिक्रेशन की वजह से ये मोस्टली देखने को मिलता है। जब सीबम का सिक्रेशन ज़्यादा होता है किसी वजह से, वो ओवर एक्टिव हो जाती है सीबेसियस ग्लैंड, तो वहां से सीबम, सीबम क्या एक तरीके का ऑयल है, चिपचिपा पदार्थ है, जो हमारी स्किन पे निकलता है, उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें एक तरीके से जो नमी है वो बना के रखने के लिए, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज भी हैं, उनको निकालने के लिए इसका सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। इसी वजह से जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, ये समझो सबसे ज्यादा ऑयलीएस्ट या सबसे ज्यादा ऑयली लेयर हमारी बॉडी में होती है। अगर कोई पूछे या कोई हम देखे समझे, सबसे ज्यादा ऑयल, सबसे ज्यादा ज्यादा चिकनाहट जिस जगह पाई जाती है, वो हमारी स्कैल्प ही होती है, स्किन की ऊपर की लेयर जो स्कैल्प में हमें देखने को मिलती है, हमारे सर में। ठीक है, हालांकि अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ के कोज की बात करी जाए, तो इधर उधर जहाँ भी आप देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे, वहाँ ज्यादातर तो ये लिखा है कि भाई इसका जो मेन कोज है वो तो पता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें पैथोजेनेसिस को मिला के या पैथोलॉजी को कहीं ना कहीं कंबाइन करके चीजों को, तो मेन कारण तो जो हमारी सेबेसियस ग्लैंड है उनका ओवर एक्टिव होना ही है। और वो ओवर एक्टिव होती है जब एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, जो प्यूबर्टी में सिक्रिएट होना स्टार्ट होता है, या किसी में भी एंड्रोजन की जब जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, तो एंड्रोजन क्या है, स्टिमुलेट करता है सिबेसियस ग्लैंड को, सिबेसियस ग्लैंड से फिर ज्यादा सीबम जो है उसका सिक्रेशन होता है। सीबम का सिक्रेशन ज्यादा होने से जो स्कैल्प है वो ज्यादा ऑयली हो जाती है, और वहां पे ज्यादा ऑयली हो जाने की वजह से फिर वहाँ पे एक टाइप का जो फंगस है वो वहाँ पे ग्रोथ करता है। तो एक एक कारण हम इसका फंगस मान सकते हैं, हालांकि ये कोई बहुत जरूरी या बहुत जो मान्य कोज है वो आप इसका नहीं देख सकते हैं। अगर हम देखें तो वही मेलासेरिया फंगस होता है वो, मेलासेरिया, हाँ मेलासेरिया फंगस ही होता है, जो एक्चुअली ये फंगस हमारी पूरी बॉडी पे ही रहता है। और इसलिए आप देखते हैं कि सर के अलावा भी है अलग, जहाँ जो है आईब्रोज में या फिर चेस्ट पे या कई बार पैरों पे भी थोड़ा बहुत डैंड्रफ जैसी या जो ऊपर की डेड लेयर है, वो स्किन लेयर है, वो देखने को कई बार मिलती है, क्योंकि ये फंगस तो पूरे शरीर में ही रहता है। जब एंड्रोजन की अधिकता हो जाती है, एंड्रोजन ज्यादा हो जाता है, तो सीबम सीक्रेट होता है, स्कैल्प में ज्यादा होता है तो स्कैल्प में ये देखने को मिलता है। अब वहां पे क्या होता है, वहाँ पे ये मेलासेरिया जो फंगस होता है वो डेड स्किन सेल के साथ में
मिलके एक तरीके से वहां पे क्लोक क्रिएट कर देता है, और ये सीबम को अपनी, सीबम जो सीक्रेट हो रहा है उस सीबम से जो फैटी एसिड वहां पे बन रहे हैं, उन फैट वो इसकी एक तरीके से खुराक होता है, बहुत अच्छी डाइट होता है इसके लिए। वो यहाँ पे लगातार इसको यूज करके अपनी ग्रोथ करता रहता है। आप लोग जानते हैं फंगस को जब अपने लायक इन्वायरमेंट मिलता है तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस बहुत तेजी से होती रहती है। तो जब सीबम का सिक्रेशन ज्यादा होगा स्कैल्प में, तो इस फंगस को अपने खाने लायक भोजन मिल जाएगा और फिर ये कंटिन्यूस वहां पे ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है। ग्रोथ करने से ये एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम भी रिलीज करता है। एंजाइम रिलीज करने से फिर जो ऑयल है, ये जो सीबम है, एक्चुअली सीबम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के जो फैट हैं, या दो टाइप के ऑयल में आप ये समझो कि जो पहले सिंगल ऑयल था वो टूट के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल वहां पे बन जाता है। सैचुरेटेड ऑयल को ये कंज्यूम कर लेता है। अनसैचुरेटेड ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एक तरीके का फैट ही वो भी जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर वही इन्फ्लामेशन का कोज बनता है, मतलब वहां पे ईचिंग का कारण बनता है। अब जब वहां पे फंगस है, एक ऐसा फैट है जिसको स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो फिर वही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या फिर वही रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगा, जो रिएक्शन अभी मैंने अर्टिकेरिया में आपको बताया। क्योंकि वहां पे क्या होगा, जब ये फैट जो फैट है ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन कोज होगी, और उस इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में जो हमारी इम्यूनिटी सेंस है, इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो उस रीजन की जो सेल है वहां पे, जो सेल है वो ज्यादा तेजी से डेड होनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा तेजी से किल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। वही चीज है, जब गोलीबारी ज्यादा होगी, बम गोलीबारी ज्यादा होंगे तो नुकसान वहां पे उतना ज्यादा होना ही है। अब लगातार वहां पे डेड सेल हो रही है, और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए फिर बहुत तेजी से वहां पे साइटोकाइन जो एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे फिर बहुत तेजी से नई सेल बननी शुरू हो जाती है। बहुत तेजी से डेड सेल बन रही है, बहुत तेजी से नई सेल बन रही है। तो एक तरीके से ये प्रोसेस वहां पे पपड़ी जो बनती है, वो वाला जो सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। फिर फ्लैक्स जिसे बोलते हैं, यानी कि फ्लैक्स वहां पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो डेड सेल है। फिर ये डेड सेल, ये फ्लैक्स जो है ऑयल के साथ मिलके वहां पे डेंड्रफ क्रिएट करती है। अगर बहुत ज्यादा ऑयल है तो फिर ये कई बार मॉइस्ट भी हो सकता है, मतलब चिपचिपा हो सकता है। चिपचिपा होने के साथ खुजली तो वहां पे रही रहेगी, क्योंकि वहां पे एक तरीके से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। फिर वहां पे ऑयल जो है वो पोर्स को भी क्लोग कर देता है। अब पोर्स जो है क्लोग होंगे तो वहां पे कई बार बम्प्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब छोटी छोटी फुंसियां शरीर में वहां पे, तो सॉरी सिर में देखने को मिलती हैं, स्कैल्प में, स्कैल्प रीजन में। और कई बार ये बहुत ड्राई होता है। अगर थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन हो जाए, या सीबम का सिक्रेशन एक बार होके फिर सिक्रेशन रुक जाए, तो ये फिर ये कई बार ड्राई भी हो सकता है, या फिर डेड सेल होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। बहुत ज्यादा फास्ट हो जाने से ऑयल की वॉल्यूम कम हो जाता है, और जो डेड सेल है उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, फिर ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, और फिर ये उधर उधर कपड़ों पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, मतलब डैंड्रफ जो है ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस जो कोई हार्मफुल हो, या जिससे ऐसा नुकसान हो सकता हो जो लाइफ थ्रेटनिंग रहे, या कोई ऐसा एटमोस्फियर या ऐसा चीज क्रिएट कर दे कि भाई जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले। लेकिन ये एम्बेरसिंग होता है बहुत, और कपड़ों पे जब ये दिखता है, या फिर खुजली कई बार होती है जिनको बहुत ज्यादा सीबम सीक्रेट होता है, जिनमें एंड्रोजन, खासकर मेल में बहुत जो है एंड्रोजन, जो मेल पेशेंट होते हैं उनमें एंड्रोजन जो है फीमेल से ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे छोटी छोटी फुंसियां होने की वजह से कई बार इचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। इचिंग होने की वजह से वो जो फुंसियां हैं वो क्रस्ट हैं, जो वो एक तरीके से क्रश हो जाते हैं, फूट जाते हैं। फिर उनमें कई बार नहाते हुए जो पानी है उससे जलन होती है, या फिर वहां से बैक्टीरियल जो ग्रोथ है कई बार वो भी देखने को मिलती है। हालांकि ऐसे बहुत रेयर केस ही हैं। मैक्सिमम केस में तो एम्बेरसिंग होने के बजाय, होने के अलावा, या फिर थोड़ी बहुत ईचिंग होने के अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर इसमें देखने को नहीं मिलता है कि भाई हम माने कि हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। बाकी अगर हम कारण की बात करें तो कारण एक तो मैंने पैथोजेनेसिस में भी बता दिया आपको,
सीबम का सिक्रेशन। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्ट्स, बहुत सारे कोज से भी ये ट्रिगर हो सकता है। बरसात के मौसम में कई बार ये ज़्यादा हो सकता है क्योंकि फंगस की ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा रहती है ऑलरेडी। ऐसे लोग अगर बारिश में भीग जाएं, सर गीला हो जाए, तो एक दिन में ही, मतलब सुबह को कोई भीगा तो शाम तक ही फंगस बहुत तेजी से फैल जाता है और शाम को ही उसे अपने शरीर में खुजली जैसी कंडीशन महसूस जो है वहाँ पे देती है। कई बार जो है ये जेनेटिक भी होता है, मतलब माँ बाप से भी ये जो है डेंड्रफ की जो बीमारी है वो चल के आती है। तो ये था हमारा छोटा सा भी टॉपिक था डेंड्रफ, उसको मैंने समझाया थोड़ा स्किन की लेयर के अकॉर्डिंग ही आपको। लेकिन इसमें अब आप देखिए कि इसमें स्किन की जो है डीपर लेयर भी यूज हुई है, मतलब इसमें एक तरीके से सिबेशियस ग्लैंड जो है जो आपकी डर्मिस लेयर में है, डर्मिस लेयर का यूज भी है, मतलब यानी कि इसमें C3 का यूज जरूर है। S3 का यूज भी आप इसमें कर सकते हैं, S3 C3। और अपर लेयर का भी यूज है इसमें। फंगस की जो ग्रोथ है वो अपर लेयर में हो रही है, ठीक है। और जो साइटोकाइंस हो रहे हैं, डेड सेल वाला प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अपर लेयर में हो रही है। तो आप चाहे तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं इसमें। इंटरनली एक रेमेडी को यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली दूसरी को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें ध्यान रखना है। अब एक बड़ा फैक्टर है कि अगर ये हार्मोन लेवल पे हो रहा है, मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, और एंड्रोजन हार्मोन की सिक्रेशन की हम बात कर रहे हैं। बाकी हार्मोनल चीजों को मैनेज करने के लिए फीमेल में क्या होता है, C1 और A3, ठीक है। A3 में पल्सेटिला होती है, पल्सेटिला फीमेल हार्मोन की बहुत अच्छा जो प्लांट होता है, A3 में होता है पल्सेटिला। इसके अलावा C1 तो पूरी एक तरीके से हार्मोनल रेमेडी है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। और मेल में यही चीज आपकी हो जाती है, C1 और A1, ठीक है। बाकी S2 भी अच्छी रेमेडी है जो हार्मोन पे काम करती है, तो S2C1A3 या S2C1A1 फीमेल के लिए, S2C1A3 मेल के लिए S2C1 और A1। साथ में आप दूसरी हेल्पिंग रेमेडी लगा सकते हैं, जैसे WE है, जैसे F1 है, जैसे L1 है, ठीक है। ये पूरा एक फॉर्मूला आप जो है बना के दे सकते हैं पेशेंट को। मैं इसको नोट पैड पे ले आता हूँ ताकि तो यहाँ हम देखेंगे रीजन, कारण, उसके बाद चीजें करेंगे। लेकिन पहले मैं एक नॉर्मल बात कर लेता हूँ आपको। A2S5C3 और F2 और 2 APP जरूर रखना है। इसके अलावा Y, ये आपको अप्लाई के लिए यूज करना है। किसी भी ऑयल में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। इसको आप वीक में एक बार या दो बार यूज करेंगे, और इस तरीके से ऑयल को यूज करें, क्योंकि ऑयल का सिक्रेशन तो पहले ही ज्यादा हो रहा है, फिर आपने रोज उसको ऑयल का अप्लाई करा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑयल नहाने के 2 घंटे पहले ये इसकी एप्लीकेशन करेगा। अप्लाई करने के बाद 2 घंटे बाद इसको ये जो है वॉश कर देगा वहां से। किसी हर्बल शैम्पू से इसको वॉश किया जाना चाहिए, ताकि जो है और ऑयल का प्रोडक्शन और ज्यादा ना हो जाए वहाँ पे। इसके अलावा इसमें वैन 1 का बहुत बड़ा रोल होता है डेंड्रफ में। वैन 1 200 को आप वीकली दे सकते हैं, या कुछ दिन तक डेली भी दिया जा सकता है, ठीक है। वीकली दे सकते हैं या डेली भी दे सकते हैं, या 1000 आपके पास है तो वैन 1000 को वीकली दे दीजिए, और 200 को जो है आप डेली एक खुराक दिन में दिए। खाली पेट वैन बहुत अच्छा काम करता है सुबह खाली पेट देने से। और ये कहीं ना कहीं जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है डेड सेल की जो चीजें हैं उनको मैनेज करता है। इसके अलावा जो, हेलो,
हाँ सर, गुड इवनिंग। तो ये दो कैरेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, वैन वन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इसके अलावा अब आपको देखना है कि इंटरनली आपको क्या देना, बहुत ज्यादा है क्या, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है, तो S5, वही जो क्रॉस वाला कॉम्बिनेशन था, S5 के साथ C3 और S3 के साथ C5, वर 1 और A2 और G, L1 और Y। वैन 1 भी ले सकते हैं इसके साथ, अगर वो आप वीकली दे रहे हैं तो यहाँ पे इसको ले सकते हैं। कैसे यूज करना है ये आप देखिए, और थोड़ा लाइटर में ही चलाते हैं इसको, तो मैं बोलूँगा D10 के आसपास ही रखिए शुरू में, क्योंकि इसमें वैसे ही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा है, उसको हमें स्लो डाउन करना है नीचे। कई बार बहुत बुरी स्थिति है तो 200 भी दे सकते हैं आप, नहीं तो वही दूसरा तरीका दे सकते हैं कि भाई ये मिक्सचर बना के और 100 ml की बोतल में इसकी 2 ड्रॉप डाल के दे दो। आप सिंगल फॉर्मूले से भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दो फॉर्मूले ही आप बना के दे, सिंगल में आप यूज कर सकते हैं, सिंगल में भी ये काम करता है, A2 S5 C5। तब आप C5 के साथ C3 और ले लें यहाँ पे, वर 1 वैन 1 और G, ये अकेला भी बहुत अच्छा काम करता है D10 में, और लगा दिया मैंने इसलिए। अब है हार्मोनल की जो मैंने बात करी थी आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्मोन के लिए भी क्योंकि रेमेडी देनी जरूरी है इसमें, S2 C1 A3, बाकी रेमेडी जो आपको ऐड करनी है वो कर सकते हैं, फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ ये फीमेल के एंड्रोजन को मैनेज करने के लिए S2 C1 A1, डैंड्रफ के केस की बात कर रहा हूँ, ये मेल में आप इसको यूज करेंगे। बाकी रेमेडी आपको लगती है कोई वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी चला सकते हैं आप, सिंपल D5 में यूज करो, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। D5 में यूज करो ना, हमें सिक्रेशन को बहुत ज़्यादा घटाना है ना बहुत ज़्यादा ऐसा करना है कि वो प्रोडक्शन वहाँ पे लेस हो जाए कि जितने की रिक्वायरमेंट है, तो हम D5 में देंगे, बैलेंस मेडिसिन देंगे, न्यूट्रल मेडिसिन देंगे, तो जो ओवर एंड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है वो एक लिमिट में हो जाएगा, सीबेसियस ग्लैंड अपने लिमिट में काम करेगी, और सीबम का सिक्रेशन भी जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट में ही या जितना रिक्वायर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या कहीं भी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना जो है वो पड़ता है, लेकिन कंडीशन क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिजीज कैसे आई है, ठीक है, इसीलिए पैथोजेनेसिस पैथोफिजियोलॉजी इतनी जरूरी है, जो कि मैं हर एक डिजीज में जितने भी मैंने अब तक कवर की है सब में मैं बताते चल रहा हूँ कि कोई डिजीज कैसे जनरेट हो रही है, कैसे क्रिएट हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कुछ नहीं, इसके बिना तो फॉर्मूले मैंने बता दिए, आपने लिख लिए या किसी ने भी बता दिए, सामने वाले ने लिख लिए, बस आया और दे दिया, आया और दे दिया, लेकिन अगर हमें नहीं पता है डिजीज कैसे जनरेट हुई है, इसलिए पहले मैंने स्किन पढ़ाया आपको, 1 दिन 2 दिन लगे उसमें, साथ में डिजीज में चलाता रहा आपको, स्किन की लेयर वो सारी चीज कंप्लीट होने के बाद अब हमारी समझ में आराम से चीजें आ रही हैं, हमें ये भी पता है सीबेसियस ग्लैंड कहाँ है, स्वेट ग्लैंड क्या है, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सीबेसियस से सीबम सीक्रेट हो रहा है, स्वेट से स्वेट सीक्रेट होता है, ठीक है, लेयर में टिश्यू का कौन कौन से टिश्यू किस लेयर में लगे हैं, कौन सी लेयर का किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, डिजीज किस लेयर पे प्रेजेंट हो रही है, जनरेट कहाँ से हो रही है, और फिर रेमेडी भी हमने डिस्कस कर ली थी, ये रेमेडी इस लेयर पे काम करेंगी, ग्लैंड के लेयर पे S2 C2 काम कर ही रहे हैं आपके, S3 C3 डर्मिस लेयर पे काम करेगी, S5 C5 एपिडर्मिस पे काम करेगी,
बस यही तो सीखना है और क्या। तो सारी उम्र थोड़ा ही पढ़ना है, कभी इसकी क्लास कभी उसकी क्लास, कभी यहाँ से पढ़ना कभी वहां से पढ़ना, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही है। एक बार में क्लियर हो जाए चीजें फिर तो अपग्रेड करना होता है, पढ़ना तो सारी हर हर बार ही है बिना पढ़े तो, क्योंकि चीजें अपग्रेड होती रहती हैं। मेडिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस ये तो डे बाय डे डेली अपडेट होते हैं, तो पढ़ना तो है ही, लेकिन फिर तो अपग्रेड करना बोलते हैं ना उसे। ऐसे थोड़ा ही करेंगे कि एक लाइन खींची फिर मिटा दी फिर दोबारा लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींची फिर वो बढ़ानी है आगे धीरे धीरे। हेलो। हाँ जी। हेलो। अच्छा सर, बोलिए। ये जो ये बताए थे, कॉम्प्रेस बतलाए, स्प्रे बतलाए थे पेन के लिए, हाँ किसी भी तरह का जैसे कि घुटने समय पेशेंट को दर्द रहता है तो वो स्प्रे कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब दिन भर में कितने बार कर सकते हैं इस चीज को? 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते अच्छा, हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब फर्स्ट वाला से अगर आराम नहीं मिले तो सेकंड वाला ही करना है, हाँ तो बिल्कुल। सेकंड वाला ही क्यों ना डायरेक्ट कर दे सर, नहीं हमें ताकि पता है। फर्स्ट वाला का देखो झंझट। क्या, अगर आपके समझ में आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि वाई से आराम मिलेगा तो सेकंड वाला कर दो। हाँ हाँ मैंने यही बोला था कि फर्स्ट वाले से आराम नहीं मिलेगा तो अगर हमें पता चल गया सेकंड वाले से ही होगा तो सेकंड वाला ही कर दो पहले, क्या दिक्कत है। हाँ, सेकंड वाला से ना मिले तो फिर फर्स्ट वाला कर दे। हाँ अच्छा अच्छा। मैंने स्पेसिफिक भी बताया था। मोस्टली जो हाँ, बोन पेन है जॉइंट पेन है उसमें फर्स्ट आरई वाले से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा। मसल हाँ पेन हाँ। है, ठीक है, स्टमक से रिलेटेड पेन है, स्पाज्मोडिक पेन है कहीं, ठीक है, लिगामेंट से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड है, ठीक है, तो लिगामेंट से रिलेटेड है, वहां पे आपको सेकंड वाला अप्लाई पहले करना है, फिर नहीं मिलता तो फर्स्ट वाला करना है। तो ये सर मैंने एंटी पहले ये एंटी बताइए, एजिंग। पहले मैं एक फीडबैक तो ले लूं। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? यस सर। जी सर, जी सर। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप लोग समझें पढ़े, रेमेडी कैसे सेलेक्ट होती है वो पता चले, डिजीज कैसे जनरेट होती है वो पता चले। अब बोलिए। सर एंटी एजिंग क्रीम बनानी है तो फिर उसमें क्या यूज करना चाहिए? और क्या S5C5 S5C5A2 APP RE। आ रही? RE को कम रखना है, APP को ज्यादा रखना है। ओके। F2 भी यूज करना है और वर2 भी यूज करना है, थोड़ा कम यूज करना है। मतलब S5C5 और APP को ज्यादा यूज करना है, F2 वर2 और RE को कम यूज करना है, जिसमें RE सबसे कम होगी। ओके। D4 में बनाओ एलोवेरा। ठीक है मैं बता रहा हूँ, देखो आप, बता देता हूँ क्योंकि बेस कैसे बनाओगे। यस एलोवेरा सर। प्लस रोज वाटर प्लस विटामिन ई के कैप्सूल्स, या विटामिन ए जैसे भी मिल जाए आपको, विटामिन ई थोड़ा बहुत, तो मतलब 30 ग्राम आप बना रहे हैं तो उसमें 4 कैप्सूल ऐड कर ले आप। ठीक है। प्लस मेडिसिन, इस बेस में बनाओ आप। 30 ग्राम एलोवेरा में 5 ग्राम के 5 से 10 ml के आसपास रोज वाटर, 3 से 4 कैप्सूल विटामिन ई के, फिर इसमें आप अपनी मेडिसिन ऐड करो। ओके सर। और फिर प्रिजर्वेटिव अगर किसी को यूज करना है तो प्रिजर्वेटिव के लिए सबसे बढ़िया रहता है विटामिन सी के कैप्सूल, गोली जो आती है बाहर से, नेचुरल सब्सटेंस होता है और बहुत बुरे केमिकल नहीं होते उसमें। वैसे तो ये सर भी आपने काफी, जो वैसे तो ये भी काफी है, थोड़ा बहुत इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे आप 10-15-20 बूंद के आसपास, तो ये भी प्रिजर्व 3 महीने खराब नहीं होगा फिर।
सर हाँ जी। आपने जो सर्वाइकल वाला फार्मूलेशन बताया था उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है सर। हाँ साथ में सर। मैंने ऑयल दिया था। जी जी। ऑयल के अलावा सर कॉम्प्रेक्स भी दे सकते हैं हाँ उनको बिल्कुल, हॉट कप। कंप्रेस दीजिए पहले, फिर ऑयल दीजिए। सर पहले कॉम्प्रेक्स बाद में ऑयल। हाँ, और कंप्रेस उसको दीजिए कॉटन में भिगो के कंप्रेस वाली जो मेडिसिन है उसको रख दो थोड़ी देर वहां पे, सर्वाइकल रीजन पे। डायरेक्ट सर मेडिसिन रखनी है या डिस्टिल वाटर में उसकी ड्रॉप डाल के जो आपने। थोड़े से 10 ml 20 ml डिस्टिल वाटर में 40-50 ड्रॉप मेडिसिन के डाल के वो रख दो। जी सर। या D4 की मेडिसिन डायरेक्ट रख दो, डायरेक्ट D4 भी रख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है। कॉटन पे डायरेक्ट डाल के D4 की मेडिसिन उसको रख दो। जी सर, थैंक यू सर। ऑयल की मसाज बाद में करेंगे। हाँ जी, बाद में। जी सर, थैंक यू। सर क्रॉनिक अस्थमा है, 25-30 साल पुराना है। और मैंने थोड़ा एज का मेडिसिन दिया था तो जिससे इनहेलर स्टॉप हो गया है, कंप्लीटली नहीं, कभी कभी ब्रीदिंग इश्यू होता है तो लेना पड़ता है। हाँ। और अब जो सिम्टम्स है, कंटिन्यूस कोल्ड एंड कफ रहता है और उसके वजह से ब्रीदिंग इश्यू हो जाता है नाइट में। मैंने 200 पोटेंसी से स्टार्ट किया था सर। हाँ ठीक है, 200 से ही शुरू होगा। अभी कहाँ लेकिन पहुंच अब गया? मैं अब 30 पे आ गई हूँ, पर जैसे ही मैं 30 पे आ गई ब्रीदिंग इश्यू भी स्टार्ट हो गया है और स्नीजिंग, कोल्ड एंड कफ 24 आवर्स रह रहा है। तो मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा क्या सर? आप मुझे व्हाट्सअप करना क्या दिया था आपने, फिर मैं देखता हूँ। ओके सर। सर एलोवेरा, रोज वाटर और विटामिन ई का तो बताए सर, और उसमें कितना कितना ड्रॉप डालना पड़ेगा? सर D4 वो बनाओगे ना सबका। D3 से? हाँ, D3 से D4 बनाएंगे। हाँ तो आप जो है 30 ग्राम में 60 ड्रॉप डालोगे, ये सब का 30 ग्राम में, सबका सारा का मिला। मिला हुआ 30 ग्राम। हाँ हाँ, 60 सबका ड्रॉप, मिला 60 करके ड्रॉप, 60 ड्रॉप, 30 ड्रॉप, 60 60 ड्रॉप होना 60 चाहिए। 60। हाँ, 60 ड्रॉप होना हाँ चाहिए। एलोवेरा, रोज वाटर और विटामिन ई का मिला करके जो 30 ग्राम हुआ, उसमें जी। 60 ड्रॉप D4 से उस सबका डालना है, जिसमें D3 कि से, ये D3 से। D3 से। हाँ जी। ठीक। सर डैंड्रफ में जो अप्लाई करना है उसमें वर्टू सर जी यूज करना है। वर1 लिखा आपने, बोला वर्टू था। हाँ वर्ड 2 ही ये बोला था, वर1। वर्ड 2 ही करना है। जी सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड जी नाइट। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।